हेलो बच्चों, स्वागत है सबका हमारे चैनल पे जहां क्वालिटी एजुकेशन मिलती है। देखो बच्चों, इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग में हम धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अब हम पार्ट 7 पर आ गए हैं और ये इसका लास्ट पार्ट होगा बच्चे। इसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे डबल एंट्री सिस्टम होती क्या है। ठीक है बच्चे, ध्यान दीजिए। पार्ट 7 में हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज डबल एंट्री सिस्टम। देखो, अकाउंटिंग को फॉलो करने का या अकाउंटिंग को ट्रीट करने के दो मेथड होते हैं, एक डबल एंट्री सिस्टम और एक सिंगल एंट्री सिस्टम। जब हमारे पास लुकास पिकालो साहब नहीं थे जिन्होंने हमें डबल एंट्री सिस्टम दिया, उससे पहले हम सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते थे। सिंगल एंट्री सिस्टम क्या होता था? एक नॉर्मल सी कैलकुलेशन होती थी कि सामान कितने का लाए, कितने रुपए का बेच दिया, जो बीच में मार्जिन आया वो हमारा प्रॉफिट है। लेकिन अगर हमें ये पता करना हो कि पूरे साल भर में हमने कैश सेल कितना किया है, पूरे साल भर में हमने क्रेडिट सेल कितना किया है, कितने हमारे डेटर्स बने, कितने दिन में डेटर का पैसा हमारे पास कैश के रूप में कन्वर्ट होके आ जाता है, कितने लोग पैसा लेकर भाग गए जिनको हम बैड डेट कहते हैं, कितनी हमारी टोटल परचेजिंग पावर, हम परचेज कितना कर पाते हैं, तो ये सारी अगर इंफॉर्मेशन अगर हमें चाहिए तो सिंगल एंट्री सिस्टम से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो लुकास पिकालो साहब ने हमें डबल एंट्री सिस्टम दिया। डबल एंट्री सिस्टम में होता है क्या जनरली बच्चे? आप ऐसा मान के चलिए, डबल एंट्री सिस्टम में एक लेजर लेते हैं, उसका एक साइड डेबिट होता है और एक साइड क्रेडिट होता है। अकाउंटिंग के रूल के हिसाब से कई अकाउंटिंग ऐसे होते हैं, जैसे अगर हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो कैश का आना डेबिट होता है और कैश का जाना क्रेडिट होता है। तो हर ट्रांजैक्शन के डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट होते हैं। एक एस्पेक्ट को हम डेबिट में एंट्री करते हैं, दूसरे एस्पेक्ट को हम क्रेडिट में एंट्री करते हैं। लेकिन इस बात का ध्यान रहे, जरूर ये सेम अकाउंट में डेबिट और क्रेडिट नहीं होंगे। अगर किसी एक लेजर में डेबिट हो रहा है तो किसी दूसरे लेजर में जाके क्रेडिट होगा। सेम अकाउंट में दोनों साइड एंट्री नहीं होती। आप डेफिनेशन देखिए क्या कहता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज अ सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग अंडर विच बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट ऑफ अकाउंटिंग आर रिकॉर्डेड। ये वो तरीका है जिसमें हम डेबिट को और क्रेडिट को, दोनों एस्पेक्ट को हम अकाउंटिंग में नोट करते हैं। अब डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है? जैसे बेटा आप कोई सा भी ट्रांजेक्शन एग्जांपल मान के चलिए, जैसे मैंने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दी, तो सैलरी देने से दो चीजें होंगी। सैलरी मेरे लिए खर्चा है, सैलरी मेरे लिए इनकम नहीं बच्चे, क्योंकि बिजनेसमैन के लिए सैलरी जो होता है वो खर्चा होता है। बिजनेसमैन कभी सैलरी नहीं लेता, वो प्रॉफिट लेता है। तो सैलरी वो अपने एम्प्लॉयज को देता है, तो सैलरी एक खर्चा है। तो जब मैं अपने एम्प्लॉय को सैलरी दूंगा तो मेरा खर्चा क्रिएट हो जाएगा, सैलरी बढ़ जाएगी, खर्चा मेरा क्रिएट हो जाएगा, साथ ही साथ मेरी तरफ से कैश भी चला जाएगा। तो एक तरीके से एक्सपेंस मेरा बढ़ा, दूसरी तरफ से कैश कम हो गया, खर्चा मेरा बढ़ा और कैश कम हो गया। हर ट्रांजैक्शन के आप दो असर देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई एसेट खरीदा, मैंने कोई फर्नीचर खरीदा, तो फर्नीचर खरीदने में क्या होगा, फर्नीचर मेरे पास आएगा, फर्नीचर का लेवल मेरे पास बढ़ेगा और कैश कम होगा, बिकॉज फर्नीचर मैंने नगद ले रखा है। अगर मान लीजिए मैंने उधार लिया है तो फर्नीचर मेरे पास बढ़ेगा, साथ ही साथ कर्जा भी बढ़ेगा क्योंकि मैंने उधार लिया है। हर ट्रांजेक्शन के दो असर पड़ेंगे। अगर मैं रॉ मटेरियल खरीदता हूं नगद तो मेरे पास परचेज बढ़ जाएगा, मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, साथ साथ कैश कम हो जाएगा। और अगर मान लीजिए मैंने उधार खरीदा है तो इधर स्टॉक बढ़ेगा, इधर कर्जा बढ़ेगा। तो हर ट्रांजैक्शन के दो असर होंगे बच्चे। इस डेफिनेशन में ये बात बताई जा रही, एक असर डेबिट का होगा, दूसरा असर क्रेडिट का होगा। तो यहाँ पे कहता है बोथ एस्पेक्ट अ ट्रांजैक्शन हैज टू एस्पेक्ट। अभी थोड़ी देर पहले यही तो बात कर रहे हैं। एक ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, एक डेबिट और एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। एंड एट द टाइम ऑफ रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन वन एस्पेक्ट इज रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। रिकॉर्डिंग के समय एक को हम डेबिट साइड में डालते हैं और दूसरे एस्पेक्ट को हम कहां डालते हैं, क्रेडिट साइड में डालते हैं। यही हमारा डबल एंट्री सिस्टम है। अभी हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे कि अकाउंटिंग को कितने मेथड से फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग को दो मेथड से फॉलो किया जाता है, एक ट्रेडिशनल अप्रोच और एक मॉडर्न अप्रोच। ट्रेडिशनल तरीके से हम कैसे अकाउंटिंग के रूल्स डेबिट एंड क्रेडिट के रूल हम सीखते थे, और मॉडर्न एस्पेक्ट में हम कैसे सीखते हैं, सब हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी इसकी केवल थ्योरी है। तो डबल एंट्री सिस्टम क्या है? डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जहां पे हर ट्रांजैक्शन के दो असर को रिकॉर्ड किया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान दीजिए। अगला क्या कहता है, फीचर्स क्या है डबल एंट्री के? जो अभी तक हमने बात डेफिनेशन में करी है बेटा, वही बात इसके फीचर्स में आ जाएगी। ध्यान दीजिए क्या कहता है, इट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। अगर मुझे ये पता करना है कि पूरे साल में क्रेडिट सेल, उधार वाली सेल कितनी हुई है, तो सिंगल एंट्री सिस्टम से नहीं पता चल पाएगा, ये डबल एंट्री सिस्टम से ही क्लियर होगा बच्चे, है ना। तो इट मेंटेन कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ईच ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन का कंप्लीट रिकॉर्ड रखता है। नेक्स्ट क्या है, इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट। डबल एंट्री सिस्टम हमेशा टू फोल्ड यानी दो एस्पेक्ट में एंट्री होती है उसकी। इट रिकॉग्नाइज टू फोल्ड एस्पेक्ट ऑफ एवरी ट्रांजैक्शन। हर ट्रांजैक्शन को दो असर लेके चलता है।
एक रिसीविंग की होगी और एक गिविंग की होगी। जैसे मान लीजिए अगर मुझे मेरे डेटर ने मुझे पैसा दिया है तो एक बंदा होगा पैसा रिसीव करने वाला और एक बंदा होगा पैसा पे करने वाला, तो दोनों के अकाउंट में एंट्री होगी। रिसीवर भी एंट्री करेगा और क्रेडिटर जो पे कर रहा है वो भी एंट्री करेगा। तो हर ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में इसके रूल्स और डेबिट एंड क्रेडिट आप सीख लेंगे। अगला क्या कहता है, इन दिस सिस्टम वन एस्पेक्ट इज डेबिटेड एंड द अदर एस्पेक्ट इज क्रेडिटेड। अभी यही बात हमने डेफिनेशन में करी थी, है ना। फॉलोइंग द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, फिर आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट सीखना होगा जिससे पता चलेगा कौन सा अकाउंट डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट होगा। तो डबल एंट्री सिस्टम के फीचर ही है कि दो एस्पेक्ट में बात करता है। कहता है चौथा पॉइंट कहता है, since one aspect of transaction is debited and the other is credited, the total of all the debit is always equal to the total of credit। ये क्या कहना चाहता है कि अगर आपने कोई लेजर बनाया है, जैसे ध्यान दीजिए, अगर आपने कोई लेजर बनाया है, देखिए अगर आपने ये लेजर बनाया है, इधर आपने डेबिट में लिखा, इधर क्रेडिट में लिखा। इसके कहने का मतलब आपने यहाँ कोई ट्रांजेक्शन लिखी, यहाँ कोई ट्रांजेक्शन लिखी, यहाँ सारे ट्रांजेक्शन डेबिट है, सारे ट्रांजेक्शन लिखे, कुछ ट्रांजेक्शन आपने क्रेडिट में लिखे, कुछ ट्रांजेक्शन क्रेडिट में लिखे। लास्ट में क्या होगा बच्चे, फॉर एग्जांपल इधर का मान लीजिए आता है 5000, तो इधर का सिर्फ मान लीजिए सिर्फ आता है 3500 मिलाकर आता है, तो आपको भी यहाँ पे 5000 लिखना होगा। जो डेबिट साइड में वही क्रेडिट साइड में लिखना होगा, तो टोटल आपको दोनों तरफ बराबर लिखना होगा। और जो बैलेंस आएगा, देखो डेबिट में कोई अमाउंट है 5000 का, क्रेडिट में सिर्फ 3500 का, 1500 का बैलेंस आ रहा है, तो बाद में आप यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस सीडी करके 1500 कर देंगे और उसका टोटल 5000 होना चाहिए। डेबिट और क्रेडिट का टोटल दोनों मिलाकर बराबर होना चाहिए, डेबिट एंड क्रेडिट का। बाकी कैसे बराबर करेंगे, इधर तो 5000 की एंट्री, इधर सिर्फ 3500 की एंट्री, तो आप 1500 का बैलेंस लिख के उसकी एंट्री करेंगे। इससे क्या समझ में आएगा, इसमें 1500 का अभी बैलेंस बाकी है। ठीक है, वही यहाँ पे डेफिनेशन में कह रहा था, ध्यान दीजिए क्या कहता है, since one aspect of the transaction is debited and the other aspect is credited, then the total, ध्यान दीजिए क्या कहता है, then the total of the debit is always equal to the total of all credit, है ना। It help in establish the arithmetical accuracy, टोटल करने में ये हेल्प करता है अर्थमेटिकल एक्यूरेसी बाय प्रिपेयरिंग द ट्रायल बैलेंस। अब ट्रायल बैलेंस क्या, एक ये नई चीज है, जब सारे लेजर आप बना लेंगे तो लेजर का टोटल आप पोस्ट करेंगे ट्रायल बैलेंस के अंदर। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में आपको क्लियर होगा कि आपके सारे ट्रांजेक्शन सही हैं या गलत हैं, क्योंकि ट्रायल बैलेंस में भी क्या होता है, सभी लेजर का बैलेंस ले जाते हैं और उसके डेबिट और क्रेडिट को टोटल करते हैं। वहां पर डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आना चाहिए, अगर बराबर आ गया डेट मीन आपका ट्रायल बैलेंस और लेजर सारे सही हैं। तो आइए आपको डबल एंट्री सिस्टम समझ में आ रही होगी बात। डबल एंट्री सिस्टम में दो एस्पेक्ट में बात करते हैं। नेक्स्ट देखिए क्या कहता है इसका, नेक्स्ट इसमें आता है एडवांटेज ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो उसका एडवांटेज क्या है, क्या क्या फायदा है। सबसे पहला फायदा साइंटिफिक सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम है कि आप इससे क्रॉस चेक कर सकते हैं। आप साइंटिफिक सिस्टम का मतलब क्या है कि इसके हर चीज के पीछे अपना एक लॉजिक होगा। अगर आपका एक लेजर में कोई अमाउंट मिसिंग है तो उसको दूसरे लेजर से मैच किया जा सकता है, दूसरे लेजर से उसका मिसिंग अमाउंट निकाला जा सकता है, लेकिन सिंगल एंट्री में ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगला क्या है, कंप्लीट रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन को पूरा कंप्लीट रिकॉर्ड करता है बच्चे, है ना। कहीं भी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन नहीं होगी, इसको डबल एंट्री कहते हैं। और दूसरे वाले को टॉपिक जिसके हम बात कर रहे हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, उसको इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स भी कहा जाता है। अगला देखिए, अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ अकाउंट इज इंश्योर्ड। अगर आप डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं तो डबल एंट्री सिस्टम में डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर आता है, जिससे हम बैलेंस भी निकाल सकते हैं। तो अर्थमेटिकली टोटल में भी कैलकुलेशन में सही आता है, अर्थमेटिकल कैलकुलेशन में सही रहता है। डिटरमाइनिंग प्रॉफिट एंड लॉस, इससे हमारा एग्जैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस निकलता है। मतलब हम बिल्कुल 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 99.9999% हमारा जो है प्रॉफिट हमेशा एक्यूरेट आएगा इसके अंदर। ये सारी बातें आप पहले रिपीट कर चुके हैं, हर बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं बेटा जो अलग अलग टॉपिक में रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, इसलिए इसको थोड़ा सा जल्दी से कवर कर रहे हैं क्योंकि एक लास्ट टॉपिक है, इसके बाद इसका हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। अगला क्या है, अगला कहता है नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। इस डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम से हमें ये क्लियर हो जाएगा कि हमारे पास एग्जैक्ट टोटल एसेट्स कितने हैं, हमें ये क्लियर हो जाएगा हमारे पास फिक्स एसेट कितने हैं, करंट एसेट्स कितने हैं, हमारे पास एग्जैक्ट कैश कितना है, हमारे पास रिसीवेबल अमाउंट कितना है जो पब्लिक से हमें या फिर मार्केट से पैसा मिलने वाला है। ये सारे अमाउंट एग्जैक्टली हमें क्लियर हो जाएंगे। इसलिए हम इसको कहते हैं कि नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हमारे पास फाइनेंशियल, हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, इसकी प्रॉपर एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन इसमें मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, फुल डिटेल फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। आपने पढ़ा होगा असिस्ट टू मैनेजमेंट फीचर्स में, असिस्ट टू मैनेजमेंट, अकाउंटिंग जो है हमारे मैनेजमेंट को असिस्ट करने में हेल्प करता है।
तो उसी तरीके से डबल एंट्री सिस्टम क्या कहता है, ये हमें फुल डिटेल प्रोवाइड करता है, किस लिए, पर्पस ऑफ कंट्रोल। हम किस तरीके से अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को कंट्रोल करें, इसका पूरा एक्सेस, पूरी इंफॉर्मेशन हमें कौन देता है, अकाउंटिंग देता है। ठीक है, वो भी कौन सा सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इसलिए कहा फुल डिटेल प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट क्या कहता है, कंपैरेटिव स्टडीज पॉसिबल। जब हम हर साल का डेटा रिकॉर्ड करके रखेंगे, इस साल कितना मुनाफा हुआ, पिछले साल कितना मुनाफा था और आने वाले साल में कितना मुनाफा कमाने की उम्मीद लगा सकते हैं, ये सब रिकॉर्ड से ही मेंटेन होते हैं। अगर रिकॉर्ड है तो हम उसको कंपेयर कर पाएंगे, तुलना कर पाएंगे, और कंपेयर करके आगे क्या फोरकास्ट कर पाएंगे कि फ्यूचर में हम कितना प्रॉफिट कमाने में हम केपेबल हैं। ये सारी बातें सब रिकॉर्ड से मेंटेन होती है। डबल एंट्री सिस्टम में ये फायदा होता है, कंपैरेटिव स्टडी बड़ी इजीली तरीके से हो जाती है। नेक्स्ट क्या है, हेल्प मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग। अभी यहाँ पे बात कर रहे थे फुल डिटेल फॉर पर्पस ऑफ कंट्रोल। कंट्रोल कैसे करेंगे, तो जब मैनेजमेंट ही कंट्रोल करेगा तो मैनेजमेंट को क्या होता है, हेल्प होती है डिसीजन मेकिंग में, कि फ्यूचर में हम कैसी पॉलिसीज बनाएं, हम कैसे पॉलिसीज, कौन कौन से कंपनी की पॉलिसीज बनाएं ताकि हमें मिनिमम लॉस हो और मैक्सिमम प्रॉफिट हो। तो उस डिसीजन को में हेल्प करता है मैनेजमेंट हमारा डबल अकाउंटिंग सिस्टम। और लास्ट क्या है, डिटेक्शन ऑफ फ्रॉड एंड मिस एप्रोप्रिएशंस। मतलब क्या है इसका, फ्रॉड होने से बच जाता है। देखो आगे जाके आपको बहुत सारे अकाउंट ऐसे बनाने को मिलेंगे जिसमें आपको ये पता करना पड़ेगा कि कैश की चोरी हुई है या नहीं हुई है। तो 12th में आप एक अकाउंट बनाओगे जिसका नाम होगा कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो ये सारी की सारी चीजें ना डबल एंट्री से ही पॉसिबल है। आप चोरी का पता बिल्कुल तुरंत लगा सकते हैं इसके अंदर। ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम में चोरी का पता नहीं लगा पाएंगे, लेकिन डबल एंट्री सिस्टम में हर चीज के जब दो एस्पेक्ट होते हैं, किसी एक जगह एंट्री है दूसरी जगह नहीं है, डेट में या तो आप भूल गए या तो हमने गलत एंट्री करी है, तो वहां पे गलती और चोरी आराम से पकड़ी जा सकती है। आई होप ये बात आपको समझ में आ रही होगी बच्चे। इस चैप्टर के एंड के लास्ट के वीडियो में यही था कि बच्चे, और अगर आप इतना कर लेंगे तो आपके 11th क्लास में लगभग 32 नंबर की थ्योरी आती है फाइनल में। 32 में आपका ये वाला चैप्टर जो है 7 से 8 नंबर का है, या 10 नंबर तक लेके जा सकते हैं आप, इसमें पूरे नंबर ला सकते हैं। आप एक बार रिवीजन के तौर पर दोबारा से वीडियो को देख लें, हमारे साथ फर्स्ट वीडियो से लेकर एंड वीडियो तक बने रहिए, नेक्स्ट चैप्टर में भी बने रहिए, आपको क्वालिटी एजुकेशन इस तरीके से मिलती रहेगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करें, आप कमेंट करेंगे तो हमें पता चलेगा हमें अगला वीडियो किस प्रकार का बनाना है, कौन कौन से डाउट रह गए, और आपके प्रॉब्लम को हम पूरी तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है बच्चे, मिलते रहिए हमसे। अगर अदरवाइज हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, औरों तक हमारे चैनल को पहुंचाएं ताकि क्वालिटी एजुकेशन हर किसी तक पहुंचे। तब तक टिल देन मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।